G20 समिट में किस तरह से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपना रोल प्ले किया या किस तरह से IAS ऑफिसर्स ने अपना रोल प्ले किया, एक्सटेंसिव रोल और इम्पॉर्टेंट रोल से ही हमें पता चल जाएगा कि उसके पीछे IAS ऑफिसर्स की क्या मेहनत रही होगी, किस तरह की प्लानिंग रही होगी और किस तरह से इंडिया ने G20 की जो इस वर्ष की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको किस तरह से हमने अचीव किया और एक ग्लोबल साउथ की आवाज़ की तरह भारत उभर कर सामने आया। उसी भूमिका के चलते मुझे भी कुछ अवसर मिले जहां ऐसे की बात हो, अगर G20 या वसुधैव कुटुंबकम के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इस तरह से एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ को देखते हैं। Hello everyone, I am Abhinav Saxena. I am 2018 batch officer of Indian Information Service and I am presently posted as Deputy Director New Media Wing of the Information and Broadcasting Ministry. और आज मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग दी रिसेंटली कंक्लूडेड G20 समिट और किस तरह से इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी में पिछले एक साल में इस G20 समिट को ही नहीं, अपने ओवरऑल कल्चर को, अपनी हेरिटेज को, अपनी वैल्यूज़ को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा। किस प्रकार से हमने अपने पूरे देश को इस G20 समिट और G20 एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयर कराया और किस तरह से इंडिया ने G20 की जो इस वर्ष की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको किस तरह से हमने अचीव किया और एक ग्लोबल साउथ की आवाज़ की तरह भारत उभर कर सामने आया। तो इस पूरे G20 समिट की अगर हम बात करें या G20 प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो किया गया भारत सरकार द्वारा, जिसमें कई मिनिस्ट्रीज़, कई सर्विसेज के ऑफिसर्स एक साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे थे पिछले एक साल से। ये जो आपने G20 समिट रिसेंटली देखी, न्यूज़ में पढ़ी, अपने UPSC एस्पिरेंट्स ने करंट अफेयर्स के दौरान पढ़ी, उस G20 समिट के पीछे पिछले एक साल और उससे भी ज़्यादा की मेहनत है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी या अध्यक्षता पिछले साल 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की थी और G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमारे पूरे कंट्री में कई अलग अलग सिटीज़ में, कई कॉर्नर्स में कई सारी मीटिंग्स हुई। अगर मैं कुछ आंकड़े आपसे साझा करूं तो लगभग 200 से ज़्यादा मीटिंग 60 से ज़्यादा शहरों में आयोजित की गई। इन सभी मीटिंग्स में कई डेलीगेट्स आए, लगभग 1 लाख से ज़्यादा डेलीगेट्स ने इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया। तो अब इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज़ कराना, इन सभी इवेंट्स को एकदम स्मूथली अपने कंक्लूजन तक लेकर जाना और जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको भारत की जो एक अतिथि देवो भव वाली हॉस्पिटैलिटी की भावना है उससे अवगत कराना, उसका एक एक्सपीरियंस दिलाना, उस सब में कहीं ना कहीं बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसी भूमिका के चलते मुझे भी कुछ अवसर मिले कि मैं उस प्रेसिडेंसी की कवरेज और सोशल मीडिया आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के कंटिन्यूएशन में ही G20 समिट को भी हम लोग थ्रू आर डिपार्टमेंट, थ्रू आर मिनिस्ट्री कवर करें और लोगों को G20 समिट के जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स, एस्पेक्ट्स, कुछ अनूठी चीज़ें जो G20 समिट के दौरान हुई उनसे भी अवगत कराएं थ्रू द मीडियम ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इसमें अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि G20 समिट में किस तरह से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपना रोल प्ले किया या किस तरह से IAS ऑफिसर्स ने अपना रोल प्ले किया, तो उसके बारे में अगर हम केवल और केवल इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पर भी फोकस करें और उसके बारे में अगर चर्चा करें तो उसके एक्सटेंसिव रोल और इम्पॉर्टेंट रोल से ही हमें पता चल जाएगा कि उसके पीछे IAS ऑफिसर्स की क्या मेहनत रही होगी, किस तरह की प्लानिंग रही होगी। फॉर इंस्टेंस ये जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर था, इस तरह का मीडिया सेंटर अभी तक के किसी भी G20 समिट में इतना वास्ट और इतनी
मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ, इतनी ज़्यादा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ के साथ शायद ही कहीं कोई मीडिया सेंटर बना हो इससे पहले वाली समिट में। और ये सिर्फ मैं एज एन ऑफिसर नहीं कह रहा हूँ, ये थ्रू देयर एक्सपीरियंस वेरियस मीडिया प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब certified or stated this as a testimony to their experiences when they compared it to their previous experiences of various G20 summits across the world. और उसमें अगर हम बात करें कुछ फैसिलिटीज़ की कि क्या क्या प्रोवाइड किया गया था, उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का या किस वास्टनेस की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि 1300 से ज़्यादा वर्क स्टेशंस एस्टेब्लिश किए गए थे सभी मीडिया पर्सनल के लिए। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था कि ये एक सेट ऑफ मीडिया पर्सन्स के लिए एक पर्टिकुलर जोन होगा या एक स्पेशल जोन होगा। सभी के लिए एक ओपन एक्सेस था इन 1300 वर्क स्टेशंस का। उन वर्क स्टेशंस में 1 Gbps से भी ज़्यादा की इंटरनेट स्पीड थी और ये 24/7 ऑपरेशनल एक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर था। यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस की फैसिलिटीज़ थी, रिलैक्सेशन के लिए अलग अलग लाउंजेस बने हुए थे, कई इंटरव्यू रूम्स, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स बनाए गए थे। और जैसा कि हम ओवरऑल G20 प्रेसिडेंसी में ही देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं भारत की जो कल्चरल वैल्यूज़ और हेरिटेज हैं उनको काफ़ी बढ़ावा मिला। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल हमें इस इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में भी देखने को मिला कि अलग अलग जो जोन्स बने हुए थे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के, उनको नाम दिया गया था हमारी भारत की जो नदियां हैं उनके नाम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नर्मदा के नाम पे, ब्रह्मपुत्रा के नाम पे अलग अलग जोन्स डिवाइड कर दिए गए थे टू ईज़िली आइडेंटिफाई दोज जोन्स। क्योंकि इतना बड़ा मीडिया सेंटर है, अब किसी एक पर्टिकुलर टीम का मीडिया पर्सन वहाँ बैठा हुआ है और दूसरी टीम का, उसी टीम का कोई और मेंबर आ रहा है, उसको वहाँ बुलाना है, तो टू गिव ईजियर डायरेक्शंस ये नाम काम आए। और इनके थ्रू हमने इंटरनेशनल मीडिया को भी इस चीज़ से अवगत कराया कि भारत में कितनी नदियां हैं या कितना नेचुरल जो हमारी हेरिटेज है वो भी कितनी ज़्यादा रिच है, उससे भी उनको कहीं ना कहीं अवेयर कराया। हमारा एक जो ब्रीफिंग रूम था, जो मेन कॉन्फ्रेंस रूम था इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के अंदर ही, जहाँ G20 से एक दिन पहले G20 शेरपा ने भी मीटिंग की थी, कंक्लूडिंग डे पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की भी ब्रीफिंग हुई थी। तो ये जो ब्रीफिंग रूम्स थे, इनमें से एक ब्रीफिंग रूम हिमालयाज़ के नाम पे भी था। तो इस तरह से हमने अपने नेचुरल हेरिटेज को भी वहाँ समाहित करके रखा था उस इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में। और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के ही आसपास प्रगति मैदान में भारत मंडपम के समीप ही कुछ एग्जीबिशंस भी लगाए गए थे, जहां मीडिया ने उन एग्जीबिशंस को भी कवर किया। फॉर एग्जांपल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो पहल है हमारी भारत सरकार की, उसको बढ़ावा देने के लिए हर स्टेट से वहां स्टॉल्स लगाए गए थे। जो कई सम्मानित और अवॉर्डेड हमारे आर्टिसंस हैं उनको वहाँ इनवाइट किया गया था, उनके भी वहाँ स्टॉल्स थे। अलग अलग स्टेट वाइज, जोन वाइज कई इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ या मिशंस, फॉर एग्जांपल ट्राइफेड या नेशनल बैम्बू मिशन, इस टाइप के भी स्टॉल्स वहाँ थे। तो मीडिया को इन सभी स्टॉल्स का, एग्जीबिशंस का भी एक्सेस दिया गया था, सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक पीपल ऑफ नॉट जस्ट आर कंट्री बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड अवेयर अबाउट ऑल दीज यूनिक एस्पेक्ट्स of the country as well as the initiatives that the government is taking. इसके अलावा जैसे डिजिटल एक्सपीरियंस जोन था एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और डिजिटल इंडिया के अंडर में, उस एग्जीबिशन हॉल को लगाया गया था, जहाँ पे अलग अलग पहल जैसे भाषणी या एक यूनिक जो फीचर मुझे लगा था कि आस्क गीता, उसमें एक AI बेस्ड गीता की नॉलेज पे AI बेस्ड एक सिस्टम था जिसमें आप अपनी लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड आप सवाल पूछिए और गीता के सार के बेसिस पे वो आपको जो AI सिस्टम है वो आवाज़ के फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म में आपको जवाब देगा। तो इस तरह के कई यूनिक एस्पेक्ट्स वहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए और इसमें ना केवल IAS ऑफिसर्स बल्कि अदर मिनिस्ट्रीज़ के साथ जो कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन था वो भी देखने को मिला। एक और जो यूनिक एस्पेक्ट अगर हम जो मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली एक्सपीरियंस किया और जो मेरी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी कि G20 समिट के जो भी यूनिक ये जो एस्पेक्ट्स जिनके बारे में मैं आपको
धीरे धीरे बता रहा हूँ, मीडिया सेंटर हो गया या डिजिटल एक्सपीरियंस जोन हो गया या आरबीआई का एक फिनटेक इनिशिएटिव से रिलेटेड जोन था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जीबिशन या एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर भी एग्जीबिशन था। तो इन सभी का सोशल मीडिया पे किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए और जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं जिसमें कि हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है सोशल मीडिया इंटरेक्शंस में, उनको किस तरह से इससे अवेयर किया जाए, कैसे उनको भी बताया जाए कि ये जो समय वो देख रहे हैं, जो जी रहे हैं G20 प्रेसिडेंसी का, ये वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का एक समय है, ये एक नए एरा की भी शुरुआत है। जब हम भारत के अमृतकाल की बात करते हैं तो उसी साल में अगर हम G20 प्रेसिडेंसी इंडिया की है और इंडिया G20 समिट को इस तरह से होल्ड कर रहा है, तो यूथ का भी क्या उसमें रोल है या यूथ किस तरह से उसको देखता है, यूथ किस तरह से उससे इंटरेक्ट करता है, उसके लिए सोशल मीडिया को हमने किस तरह से यूज़ किया, वो एक केस स्टडी अपने आप में है। तो उसमें जैसे कि हमारी जो सूचना प्रसारण मंत्रालय की टीम थी सोशल मीडिया की, उन्होंने वहाँ जाकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो कई आर्टिसंस थे अलग अलग स्टेट्स के, रीजन्स के, उनसे इंटरेक्शन किए, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश की। तो अब जैसे कि वो सभी सम्मानित आर्टिसंस हैं, उन्होंने देश दुनिया सब कुछ घूमा हुआ है, सभी जगह पे एग्जीबिशंस में उन्होंने जाके अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट किया है। तो किस तरह से उनका अनुभव अलग रहा इस G20 समिट के दौरान और उनके जो बयान थे, उनके जो अनुभव उन्होंने हमारी सोशल मीडिया टीम के साथ साझा किए, उनको हमने यूनिक फॉर्मेट्स में, रील्स के फॉर्म में या अलग अलग ऑडियो विजुअल पैकेजेस के फॉर्म में हमने डिसेमिनेट किया और यूथ को ये चीज़ें पसंद भी आईं, उन्होंने भी इनकी सराहना की, उन्होंने इन पे कमेंट्स किए, उनको काफ़ी ज़्यादा देखा, पसंद किया। और अगर हम बात करें कि किस तरह से हमने यूथ को इन्वॉल्व भी किया, तो उसके लिए कई हमने सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन्स भी कराए, जिसमें कि G20 इन माई सिटी के नाम से कुछ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स थे, जिसमें अलग अलग सिटीज़ में, अब जैसा मैंने पहले बताया 60 सिटीज़ में G20 की अलग अलग मीटिंग्स हुई, तो हर सिटी में G20 का कुछ ना कुछ आपको उससे संबंधित अलग एक एस्पेक्ट देखने को मिला होगा। को आपकी सिटी में वो क्या एस्पेक्ट यूनिक था, वो यूथ ने हमारे साथ शेयर किया और हमने फिर उसको अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड डिसेमिनेट किया। तो इस तरह से ना केवल दिल्ली में बल्कि G20 समिट के दौरान पूरा भारत किस तरह से एकजुट होकर उस तैयारी में लगा था और उन सभी डेलीगेट्स को हमने जिस तरह से होस्ट किया, उसको हमने सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से जन जन तक पहुंचाया, वो एक पहल सूचना प्रसारण मंत्रालय की थी, जो कि कई पिछले समय में कई इवेंट्स में या G20 समिट्स में, अगर पिछली G20 समिट्स से कंपेयर किया जाए तो शायद कम रही होगी, बट इस G20 समिट में ये एस्पेक्ट एक यूनिक एस्पेक्ट रहा। इसके अलावा सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया में कई बार हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारी र्यूमर्स या फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती हैं। कई बार इनवॉलेंटरीली भी लोग कर देते हैं या कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ भी की जाती हैं ये सब चीज़ें स्प्रेड। तो उस मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए भी कहीं ना कहीं इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स या सूचना प्रसारण मंत्रालय का PIB का जो फैक्ट चेक यूनिट है, उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया, वो हमेशा करते आए हैं। बट G20 के समिट के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने कुछ न्यूज़ जो दिल्ली में कुछ पुराने पोस्टर्स को लेके फैलाई गई हों या G20 समिट के वेन्यू में जब रात को बारिश हुई एकदम से मूसलाधार और पानी के इकट्ठा होने की, वाटर लॉगिंग की न्यूज़ को इस तरह से फैलाया गया कि कई देर तक या काफ़ी देर तक वाटर लॉगिंग की वजह से कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। PIB फैक्ट चेक ने तुरंत ही उस पर एक जो सही सटीक इन्फॉर्मेशन थी वो लोगों तक पहुंचाई कि वो जो वाटर लॉगिंग हुई थी उसको केवल और केवल 20 मिनट के अंदर पंप आउट कर लिया गया था और उससे G20 समिट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। एंड इनफैक्ट जो भारत मंडपम मेन वेन्यू है वहाँ उस तरह की कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं थी। वो आसपास के जो और एरियाज़ थे और सेंटर्स थे उनमें कहीं पर वाटर लॉगिंग हुई थी और उसको 20 मिनट के अंदर ही पंप आउट कर लिया गया था। तो इस तरह की कई र्यूमर्स के पीछे कई बार ऐसा भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कि इंडिया की इमेज को ग्लोबली थोड़ा सा मलाइन करने का भी हो सकता है।
बट उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें हमेशा से ही पीआईबी फैक्ट चेक एक फ्रंट रनर और पायनियर के रूप में काम करता रहा है। उसके पीछे कई आईएएस ऑफिसर्स की भी मेहनत हमेशा रही है और G20 समिट के दौरान भी रही। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फॉरेन मीडिया के भी पर्सनल थे वो भी अब क्योंकि G20 समिट में थे, और ओवरऑल अगर मीडिया पर्सनल की हम संख्या की भी बात करें तो अराउंड 2000 या उससे भी ज़्यादा मीडिया पर्सनल यहाँ थे। तो उन मीडिया पर्सनल का किस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ, कैसे उनका एक्रेडिटेशन हुआ, उस सब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इंडियन एज वेल एज़ फॉरेन मीडिया को दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर होस्ट किया। और सभी मीडिया पर्सनल के बीच में भी जो आपस में इंटरेक्शन हुआ वो भी एक देखने लायक बात थी, क्योंकि कई बार हम अपने ही देश के जो इवेंट्स हैं उनको हमारा मीडिया कवर करता है, बट ये जो एक्सपीरियंस होता है या कुछ समिट्स इवेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, तो उनमें कुछ एंकर्स या कुछ रिपोर्टर्स, कुछ जर्नलिस्ट्स ही हर मीडिया हाउस से जा पाते हैं। बट यहाँ पे भारत के ही 1000 से ज़्यादा मीडिया पर्सनल अक्रॉस द कंट्री से आए हुए थे। उन्होंने बाहर के फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया, उनके आपस में जो वार्तालाप हुई उसमें इन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बाहर के मीडिया पर्सनल के वर्क एक्सपीरियंसेस उन्होंने जाने। तो ये सब का जो फैसिलिटेशन था उसमें कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आईएनबी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स, पीआईबी के ऑफिसर्स, दूरदर्शन न्यूज़ के कई ऑफिसर्स और पूरी टीम बैकग्राउंड में काम करते रहे। और दूरदर्शन न्यूज़ की अगर हम बात करें, प्रसार भारती की अगर हम बात करें, तो उन्होंने तो एक नया कीर्तिमान इस G20 समिट के साथ रखा कि एक तो पूरी की पूरी जो क्लीन फीड थी वो डीडी के द्वारा ही प्रोवाइड की गई अक्रॉस द वर्ल्ड। जहाँ भी विजुअल्स का डिसेमिनेशन हुआ वो डीडी की ही अगुवाई में हुआ, डीडी न्यूज़ की फीड के द्वारा ही हुआ। प्लस जो एक यूनिक एस्पेक्ट था वो था कि 4K में ट्रांसमिशन किया गया। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में ही डीडी ने अपना एक ब्रॉडकास्टिंग का सेटअप पूरा अरेंज किया। उसके पीछे पूरे पिछले 1-2 महीने से उन्होंने तैयारी करते हुए उस सेटअप को स्ट्रीमलाइन मैनर में वहाँ ऑपरेशनल किया और 4K में ट्रांसमिशन किया। तो ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड भी सेट किया डीडी ने और ओवरऑल आईएनबी मिनिस्ट्री ने थ्रू इंटरनेशनल मीडिया सेंटर। प्लस एक बेंचमार्क सेट किया कि आगे आने वाले समय में और कंट्रीज़ में जहाँ भी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर्स सेटअप किए जाएं वहाँ इससे एग्जाम्पल लेके या इसी को रेप्लिकेट करके किया जाए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा चर्चा में बात थी वो थी हॉस्पिटैलिटी की ही। तो वो कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम वाली जो फिलॉसफी है भारत की, जो दर्शन है, उससे ही निकल कर आई थी वो हॉस्पिटैलिटी वाली बात भी। और फॉरेन मीडिया ने भी इस बात को माना कि हम चाहेंगे कि आगे भी जहाँ भी G20 समिट हो वहाँ इसी तरह के अरेंजमेंट्स हों, इसी तरह की फैसिलिटीज़ हों। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहीं ना कहीं इसमें एक सक्सेस अचीव की, अगर सही मायनों में बोला जाए तो, कि वर्ल्ड को एक एग्ज़ाम्पल दिखाया कि किस तरह से G20 के लेवल के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और किया जाना चाहिए। और आगे आने वाले समय में भी ना केवल कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बल्कि सभी मिनिस्ट्रीज़ किसी भी सरकार की किस तरह से एकजुट होकर सामने आए, किस तरह से वो सभी अपने अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको फुल उनका यूटिलाइजेशन करें और कैसे उनका यूटिलाइजेशन करके किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल इवेंट बनाएं। और इसमें अगर हम बात करें तो G20 की जो मैंने बोला वसुधैव कुटुंबकम, तो वो मीडिया ने भी उसको फील किया कि कहीं ना कहीं भारत सरकार ने और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को ही, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, तो उस चौथे स्तंभ को एक फैमिली की तरह ही ट्रीट किया। और उस फैमिली के एक पॉजिटिव फ्यूचर के लिए सरकार ने भी काम किया और वो फैमिली भी कहीं ना कहीं अपने काम पे खरी उतरी कि उन्होंने आम जन तक, जन जन तक भारत के इस G20 समिट के जो विजुअल्स हैं, जो भी दृश्य हैं, जो यूनिक मोमेंट्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंसी को ब्राज़ील, नेक्स्ट ईयर की प्रेसिडेंसी को ब्राज़ील के लिए जब शिफ्ट उनको ट्रांसफ़र किया गया हो, या फिर अफ्रीकन यूनियन को जो इस वर्ष भारत ने ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के उनको भी इंक्लूड किया, भारत के नेतृत्व में उनको इंक्लूड किया गया G20 समिट में।
तो इस तरह के जो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं उनके विजुअल्स को एक इस तरह से यादगार बनाया जो भारत की मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने, तो कहीं ना कहीं मीडिया ने उस फैसिलिटी का पूरी तरह से सही इस्तेमाल किया और अपने काम पे वो भी खरे उतरे। तो इसके लिए मीडिया को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया के जो भी साथी हैं। और भारत सरकार ने जो भी काम किया और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार के नेतृत्व में जो काम किया, उसमें जो IAS ऑफिसर्स की भूमिका थी उसके बारे में मैंने जो आपको चीज़ें बताई, तो वो केवल एक एग्ज़ाम्पल या एक केस स्टडी है कि किस तरह से IAS ऑफिसर्स किसी भी इवेंट, किसी भी भारत सरकार की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए बैकग्राउंड में काम करते हैं। ये केवल एक इवेंट या एक समिट थी जिसको हमने एक एग्ज़ाम्पल की तरह से इस वीडियो में यूज़ किया, बट इस तरह से कई इवेंट्स में, या इवेंट्स नहीं भी हो, कोई आपदा का समय भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ, वहाँ से भारत के जो नेशनल्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको जब भारत वापस लाया जाना था, या कोविड के समय में जो वैक्सीन मैत्री की बात हो, या फिर भारत वर्ष में ही जिस तरह से इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना था, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन को टाइमली मैनर में, तो उसमें कहीं ना कहीं IAS ऑफिसर्स बैकग्राउंड में काम करते रहे हैं और इसी स्पिरिट के साथ काम करते रहेंगे। और DKT जो चैनल है, दिल्ली नॉलेज ट्रैक, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों का जो कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराऊं। तो क्योंकि G20 समिट बहुत ही रिसेंट में हुआ है, इसको आप सब ने बहुत ही क्लोजली देखा है, समझा है, तो इसका हमने एक केस स्टडी के फॉर्म में आज चर्चा की इसके बारे में। बट आगे भी हम जो भी इवेंट्स करेंगे उनके बारे में भी आप जब भी देखें, एस्पिरेंट्स भी जो हैं UPSC सिविल सर्विसेज के, वो जब उस किसी भी इवेंट या न्यूज़ को पढ़ें उसके बारे में, तो ये जानने की भी कोशिश करें, जो हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं, हम अपने आंसर्स में मेंशन भी करते हैं, तो वहाँ होल ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, which all ministries are actually working behind all those events. फॉर इंस्टेंस G20 समिट में ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी थी, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी कई मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एक साथ आके उन्होंने काम किया। तो आपने जो भी अपने आंसर्स हों UPSC के, उनमें भी इस तरह से जब आप उन आंसर्स को एनरिच करेंगे कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने या डिपार्टमेंट ने ये काम किया, या इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने कुछ और काम किया, और कैसे एक दूसरे को सप्लीमेंट करके एक मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट किया, तो आपके आंसर्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं वो भी होगा उसमें। तो इस अप्रोच से जब हम किसी भी इवेंट या किसी भी स्कीम, पॉलिसी, किसी अभियान को देखें, तो हमारा जो ओवरऑल नज़रिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड हो जाता है, रादर देन पिकिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट के इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने बस क्या किया, उस पर फोकस ना करते हुए हम उसको एक्सपेंड करके एक ब्रॉड व्यू भी, ओवरव्यू भी अगर दें, जहाँ क्वेश्चन की डिमांड है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ही बात की जानी है तो फिर हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या ऑफिस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एथिक्स में केस स्टडी में किसी एक पर्टिकुलर केस के बारे में आपसे पूछा गया है तो आप केवल और केवल उस केस पे फोकस करेंगे। बट जहाँ ऐसे की बात हो, अगर G20 या वसुधैव कुटुंबकम के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इस तरह से एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं जो रियल लाइफ और एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअल गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स हैं, उनको कोट कर सकते हैं रादर देन सम फिक्शनल एग्जाम्पल्स। और फिर उन एग्जाम्पल्स, उन केस स्टडीज़ को जब आप फिलोसफिकल कोट्स या श्लोक्स या मंत्र या जो भी आप यूज़ करना चाहें उनसे सप्लीमेंट करें, तभी वो जस्टिफाइबल भी लगते हैं। अदरवाइज़ आप केवल कोट लिख कर आ जाएँ और उसको आप जस्टिफाई ना करें, कोई एग्जाम्पल ना दें उसका, तो फिर वो ऐसा लगता है कि आपने आर्टिफिशियली या सुपरफिशियली केवल मेंशन करने के लिए या एक फार्मूला के फॉर्म में अपना आंसर बनाने के लिए मेंशन किया है। तो उस तरीके से भी जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ को देखें। और इस नोट पे मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने रोल को या अपनी सर्विस के ऑफिसर्स या अपनी मिनिस्ट्री के रोल को स्पेसिफिकली फॉर दी G20 समिट आप लोगों के सामने रख पाऊँ।
Thank you everyone, thank you for listening to me, and I wish all the very best to all the viewers of Delhi Knowledge Track as well as to all the UPSC Civil Services aspirants. Thank you.